सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। आपने लेंथ मेज़र की होगी बचपन में, आपने एरिया भी फाइंड आउट किया है, आपने बहुत सारी मेज़रमेंट की हैं और आपको हमेशा ये बताया गया है कि जब भी आप कोई मेज़रमेंट करो उसके साथ हमेशा यूनिट्स लिखो। आपको याद होगी, आपके टीचर ने आपको डांटा भी होगा अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हैं। और देखो, यूनिट्स हम लिखते हैं, जैसे मान लो आपने कोई लेंथ मेज़र की और वो लेंथ जो है वो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू आ रही है, लेंथ जो है वो आ रही है मान लो 12 सेंटीमीटर। ओके, तो जो ये यूनिट्स है, ये सेंटीमीटर जो लिखे इनको यूनिट्स बोलते हैं और ये जो 12 लिखा ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है उस मेज़रमेंट की। ठीक है, तो अगर आप यूनिट्स नहीं लिखते हैं तो कोई पता नहीं लग रहा है हमें कि आपकी जो लेंथ है जो 12 है वो मीटर में है, किलोमीटर में है, या फिर किस यूनिट में आपने वो लेंथ मेज़र की है, वो कौन सी वैल्यू बता रहा है हमें, है ना। अगर आप दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस लेते हो, मान लो 50 लिखते हो, तो आप वहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, वहाँ पे किलोमीटर लिखते हैं। तो हमें किलोमीटर से पता चल रहा है कि कोई बड़ी यूनिट की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यूनिट्स लिखना कितना है ज़रूरी है। अब हम आज इनको पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होती हैं यूनिट्स और किसके लिए लिखी जाती हैं, किसकी मेज़रमेंट करते हैं, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो देखो, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ना। फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी मेजरमेंट ली जा सकती है, वो सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, आप मास को मेज़र कर सकते हैं, आप टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। तो ये सारी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए वो क्या बता रहे हैं कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या हुई? ऐसी क्वांटिटी जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, तो देखो आप बता सकते हैं कोई कि एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल क्या होगा इसका? देखो, हम सॉरो, हैप्पीनेस, लव, एंगर, इन चीज़ों को एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते क्योंकि हम इनको मेज़र नहीं कर सकते कि कितना अमाउंट है ना, कितना। तो इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्लियर हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अब आती है बात के फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको हम आगे भी अभी देखेंगे जब हम एसआई यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं, एक होती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एक होती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो जिनकी मेजरमेंट जो है वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है। मास जो है तो मास ही है, मास का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम? एम, है ना। मास जो है मास ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि एक्सेलेरेशन पे डिपेंड कर रहा है ना। मास तो मास ही है। सिमिलरली लेंथ लेंथ ही है, टाइम, टेम्परेचर, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी इनके साथ में इन्वॉल्व नहीं होती जब हम इनको मेज़र करते हैं। ओके, नेक्स्ट मैंने बात की आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो जो अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिराइव करे, डिपेंड करे, उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। उनकी मेजरमेंट डिपेंड कर रही है किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एरिया ही मेज़र करते हो तो आपको पता है एरिया, अगर किसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। ये भी फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और ब्रेड्थ भी फिजिकल क्वांटिटी है ना, है दोनों ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एरिया जो है ये फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, तो इनको बोलेंगे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली वॉल्यूम जो है वो भी डिपेंड करता है, वो लेंथ, ब्रेड्थ इनटू हाइट आ जाती है, तो वो भी जो है वो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि डिपेंड कर रहा है अदर फिजिकल क्वांटिटी पे। सिमिलरली स्पीड, फोर्स एटसेट्रा, है ना, दीज ऑल आर द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात आती है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम किसी लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम मीटर यूज़ करते हैं, फुट यूज़ करते हैं, इंच यूज़ करते हैं, ये सब लेंथ के लिए। किलोमीटर्स यूज़ करते हैं ना, ये एग्जाम्पल है जो हम यूनिट्स लगाते हैं किसी भी मेजरमेंट के साथ, लेंथ की मेजरमेंट के साथ। मास जब मेज़र करते हैं तो हम यूनिट्स लगाते हैं, किलोग्राम, पाउंड, है ना, इस तरह से हम मास को जो है वो मेज़र करते हैं। सिमिलरली टाइम के लिए हम सेकेंड, मिनट्स या आवर्स यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए फ़ारेनहाइट और केल्विन जनरली यूज़ किया जाता है ना, तो ये यूनिट्स लिखे जाते हैं, तो इनको बोलते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब बात आती है कि डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स हैं, हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से यूनिट्स यूज़ करती हैं। जैसे कि जो हमारा यूके हो गया, यूके में जो है एफपीएस सिस्टम चलता है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। ठीक है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट किसके लिए? लेंथ के लिए, पाउंड
मास के लिए, सेकंड टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली एक सिस्टम होता है CGS एंड एक होता है MKS सिस्टम। ये दोनों ही फ्रेंच सिस्टम है। और CGS को जो है वो जो CGS सिस्टम है उसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है, मास के लिए ग्राम यूज़ किया जाता है, टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। और MKS में जो है मीटर लेंथ के लिए, किलोग्राम मास के लिए, और टाइम सेकंड जो है वो टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। एक बात अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि गॉसियन सिस्टम में लिखो, तो मतलब आपको किस में लिखना पड़ेगा? गॉसियन सिस्टम भी किसको बोलते हैं? CGS सिस्टम को ही कहते हैं। ये भी हमारा CGS सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको बात आ जाती है ना कि गॉसियन सिस्टम में ये यूनिट्स लिख के बताओ, कन्वर्ट करके बताओ, तो गॉसियन सिस्टम मतलब आपको क्या बताना है? CGS सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक बात आपने ध्यान रखी होगी, ये जो ध्यान दिया होगा कि जो तीनों ही सिस्टम है FPS, CGS, MKS, इन सब में टाइम के लिए तो फिक्स्ड है, सेकंड यूज़ हो रहा है अभी हमेशा। सभी सिस्टम के लिए, सभी सिस्टम में टाइम के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सेकंड यूज़ कर रहे हैं, है ना। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं SI यूनिट्स। अब देखो हर एक कंट्री अपने अपने हिसाब से यूनिट्स यूज़ करती हैं। मैंने जैसे आपको बताया यूके में जो है वो FPS सिस्टम यूज़ होता है ना, वो फूट पाउंड और सेकंड की बात करते हैं। तो हर कंट्री जब भी कोई रिसर्च होगी तो अपने अपने हिसाब से यूनिट्स लिखेंगे, तो एक यूनिफिकेशन नहीं होगी, है ना, उसकी वैल्यू जो है वो कंपेयर नहीं होगी ऑल अदर एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एक जैसा सिस्टम रखने के लिए यूनिट्स का, तो एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अडॉप्ट किया गया है। ये स्टैंडर्ड सिस्टम है यूनिट का, जिसको SI सिस्टम बोलते हैं। इसमें भी MKS की तरह ही यूज़ होता है मीटर्स, है ना, किलोग्राम एंड सेकंड। ये ध्यान रखना है, MKS सिस्टम यूज़ होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड SI सिस्टम में। और जो ये जो मैंने आपको बताया था ना, फ्रेंच वाले यूज़ करते हैं, फ्रेंच नेम से ही इसको एब्रिवेटेड किया गया है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और यहाँ पे SI सिस्टम में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स यूज़ किए गए हैं। तो आपसे पूछा जाए ना कि SI यूनिट्स में कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो आप 7 लिखोगे, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 यूनिट जो हैं उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है। तो आइए देखते हैं जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, उनके नाम देखते हैं, और ये आपको याद भी होना चाहिए। तो वो क्या क्या है हमारे पास? लेंथ के लिए है मीटर, मास के लिए है किलोग्राम, टाइम के लिए है सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो ये 7 है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोल, है ना। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ओके, अब आ जाते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। वो तो हमने अभी पढ़े ही थे, अभी आपको बताया था मैंने कि जैसे हम एरिया की बात करते हैं ना, एरिया, तो एरिया को किस किस की हेल्प से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ की, उससे 2 इसमें हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल, और साथ में अगर हम फोर्स लिखते हैं तो फोर्स क्या आता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। एक फंडामेंटल क्वांटिटी ये आ गई, एक्सेलेरेशन दूसरी फिजिकल क्वांटिटी आ गई, है ना। तो मास इनटू एक्सेलेरेशन हम लिखते हैं फोर्स को। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। फिर मैंने बात की थी आपके पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 होते हैं जो SI सिस्टम है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें बाकी जो है डिराइव यूनिट्स हैं। अदर देन दैट 7 के अलावा डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उनको फंडामेंटल नहीं कहेंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जिनकी हम बात करते हैं, एक है रेडियन और एक है स्टीरेडियन। देखो रेडियन जो है ये हमने पढ़ा है ना, इसको d थीटा से लिखते हैं हम जब भी पढ़ते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सर्कल है ना और सेंटर ये है, तो सेंटर से अगर पहले मान लो A पे था और वो B पोजीशन पे गया A से B तक, तो A से B तक जाने में जो यहाँ एंगल सबटेंड हुआ सेंटर पे, उसको ही हम जो है वो एंगल, प्लेन एंगल बोलते हैं। और वो हो गया आर्क अपॉन रेडियस, है ना। यहाँ पे क्या हो गया? वो आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमारे पास इसके डायमेंशन क्या होंगे? आर्क भी क्या होगी हमारे पास? ये आर्क भी लेंथ में होगी, और जो रेडियस है ये अगर आर है, ये रेडियस आर जो हम लिखेंगे ये भी लेंथ में होगा। तो लेंथ अपॉन लेंथ ये कट जाएंगे यूनिट्स, है ना। ये तो फिर यूनिट लेस है, लेकिन नहीं, इसको यूनिट दिए गए हैं जिनको बोलते हैं हम रेडियन। तो ये जो प्लेन एंगल है उसके यूनिट्स क्या हैं? रेडियन। आपने नहीं बोलना कि यूनिट लेस है, वो उसको यूनिट दिए गए हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट में रखा गया है, उसको क्या बोलते हैं? रेडियन। और डायमेंशन नहीं होंगे क्योंकि भी कट जाएगा, है ना। जो डायमेंशन न्यूमरेटर में होंगे वही डिनोमिनेटर में होंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे, तो उसके डायमेंशन नहीं होंगे, डायमेंशन लेस होगा, लेकिन इसको यूनिट दिए गए हैं जिसका नाम है
रेडियन। अगर 3D की बात करते हैं, सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो सॉलिड एंगल जो एंगल सबटेंड करता है उसको बोलते हैं स्टीरेडियन। तो ये आता है कि जो उसकी जो सरफेस एरिया है, एरिया और कितना जो रेडियस है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो एक सॉलिड एंगल बन जाता है। जिस कोन की बात करते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो एरिया है कोन का, ये DA, ये इस यहाँ पे O पे जो एंगल सबटेंड करेगा और ये रेडियस कितना लेगी, ये R है रेडियस, तो उसको बोलते हैं हम D ओमेगा, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जो ये हमारे पास एरिया आया DA अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे भी देखो एरिया के यूनिट्स क्या हैं, इसका यूनिट्स में अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर स्क्वायर, अगर रेडियस में मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। अगेन इसके यूनिट्स नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्या नाम दिया गया है, अब हम बोले ऐसा नहीं बोलेंगे कि यूनिट लेस है, यूनिट है, क्या बोला गया है इसको, स्टीरेडियन, स्टीरेडियन। ये आपने ध्यान रखना है, दीज आर द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। और डायमेंशन, अगेन इसके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। अब कुछ प्रीफिक्सेस की बात करते हैं। जैसे हम मेजरमेंट करते हैं ना, तो हम एक बहुत स्मॉल डिस्टेंस की भी मेजरमेंट से करके बहुत हाई गैलेक्सी, स्टार्स, यूनिवर्स, इनकी रेंज तक जाते हैं, तो हमें प्रीफिक्सेस लगाते हैं हम, है ना, 10 की पावर की टर्म में लिखते हैं, तो इनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। तो जनरली हम देखो, ये आपने यूज़ किए होंगे, जो यूज़ किए हैं वही लिखो। 10⁻⁻1 तो डेसी होता है, डेसीमीटर है ना। 10⁻2 सेंटीमीटर आपने यूज़ किया होगा। 10⁻3 मिलीमीटर के लिए होता है, आपने याद रख लेने कुछ जो इसमें इंपॉर्टेंट है। 10⁻6 माइक्रो के लिए, नैनो के लिए 10⁻9, पिको के लिए 10⁻12, फेमटोमीटर के लिए 10⁻15। ये न्यूक्लियस का साइज है ना, न्यूक्लियर जो रेडियस है उसको फेमटोमीटर लिखते हैं। तो ये आपके काम की चीज़ें हैं। सिमिलरली देखो, आप यूज़ करते हैं यहाँ पे किलो 10⁻+3 पॉजिटिव, मेगामीटर, गीगामीटर, ये सारे टेरा पेंटा, ये टेरा पेंटा, इस तरह के यूनिट हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कुछ प्रीफिक्सेस हैं SI यूनिट्स के, है ना, कि कितनी पावर में हम मेजरमेंट कर रहे हैं और कितनी वैल्यू है वो। नेगेटिव वाली छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव वैल्यू जो हायर जो डायमेंशन है, वैल्यूज़ हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होते हैं प्रीफिक्सेस। अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया ना कि जैसे लेंथ, मास और टाइम की प्रैक्टिकल यूनिट्स और उनकी मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो लेंथ को जो हम मेज़र कर सकते हैं, एक बहुत स्मॉल रेडियस है न्यूक्लियस का, कितना होता है अभी, 10⁻15 मीटर, फेमटोमीटर, -15 पावर है। अपने आप खुद सोच लो कितनी छोटी वैल्यू होगी ये, है ना, लेंथ की, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना। वहाँ से लेके हम रेडियस ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं, जिसकी पावर 10⁻25 है, 25, इतनी बड़ी पावर है ना। यहाँ तक हम जो है प्रैक्टिकल यूनिट्स मेजरमेंट के यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशंस में या अपने पढ़ाई में, है ना। तो यहाँ पे बात आती है, जैसे बहुत बड़ा यूनिट है जैसे लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो यहाँ ईयर से ये मत करना कि ये टाइम के लिए, नहीं, ये लेंथ के लिए यूनिट है। तो और 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है वो 9.5 × 10⁻15 मीटर होती है। 10⁻15 भी बहुत बड़ा यूनिट है भाई, है ना। तो ये जनरली 2 गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम लाइट ईयर में। एक बात आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये भी जो है वो सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को, प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ये यूनिट यूज़ किया जाता है, और इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो देखो कितनी बड़ी वैल्यू है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स है जो आपको याद रखने हैं, है ना। फिर देखो, मेजरमेंट लेंथ की जो है कैसे की जाती है। कुछ तो डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड में जैसे हम स्केल से यूज़ कर सकते हैं, इंच टेप से यूज़ कर सकते हैं लेंथ को मेज़र करना, और फिर मेजरिंग टेप से यूज़ कर सकते हैं ना, ऐसे मीटर रॉड से यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी लेंथ जो हमें प्रैक्टिकली हम जो मेज़र कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट मेथड मतलब जो हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, हम जिसको एक्चुअली में डायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। तो आप स्केल लो और 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये तो डायरेक्ट मेथड हुआ। सिमिलरली बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर करने हो ना, तो हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर, इन स्फेरोमीटर से हम 10⁻⁻5 मीटर तक जा सकते हैं ना। इतने छोटे छोटे डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं। तो इनको भी मेज़र किया जा सकता है, और सब डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जैसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, अब सन तक, गैलेक्सीज तक, यूनिवर्स, इनके डिस्टेंस को मेज़र करना हो, प्लैनेट के बीच का, किसी स्टार का, तो हम डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। एक पॉइंट पे खड़ा हो गया और स्केल लेके दूसरे पॉइंट पे खड़ा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो उनमें जैसे आ जाता है हमारा पैरालैक्स मेथड, इको मेथड, है ना। तो पैरालैक्स मेथड यूज़ करते हैं, इको मेथड यूज़ करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए, वेरी वेरी लॉन्ग मतलब, है ना। और बहुत छोटे
छोटे डिस्टेंसेस, जैसे जिनको हम अपने आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, इतने छोटे स्केल पे हम जब जा रहे हैं, तब हमारे पास जो है टेक्निक्स हैं। एक है टैम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है ना, SEM होता है, एक टैम होता है। तो उनको माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से, जिनके यूज़ करके, जिन डिवाइसेस को, डिवाइस बोल सकते हैं हम या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इनको यूज़ करके जो है हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस को, इतने छोटे डिस्टेंसेस को मेज़र कर सकते हैं। और एवोगैड्रो मेथड भी होता है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती हैं, इनसे हम जो है बहुत स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो भी ऐसा नहीं है कि हम छोटे डिस्टेंस के हवा में बात कर रहे हैं कि उसका साइज़ 10⁻⁹ मीटर है, नहीं, उसका 10⁻⁹ मेज़र करने के लिए हमने माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया होगा, तभी वो मेथड से वो वैल्यू लिखी गई है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है कि रेंज लेंथ की, तो मैंने आपको बता दिया लेंथ की रेंज तो बहुत स्मॉल वैल्यू से बहुत हाई वैल्यू तक है ना। 10⁻15 साइज़ क्या है, न्यूक्लियस का साइज़ है, वहाँ से लेके हम देख लो एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, एटम का साइज़ होता है एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखो, मैंने आपको बताया सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर लाइट ईयर, गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है, बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं। पारसेक सबसे बड़ा लेंथ का यूनिट है जिसको हम यूज़ में मेज़र कर सकते हैं। तो पारसेक जो है एक कैसे मैं समझाऊँ आपको पारसेक। तो अगर एक देखो, यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास यहाँ सन है और यहाँ अर्थ है, और हम सन और इनके बीच का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, हमें पता है ना। अगर हम इस सोलर सिस्टम से कहीं दूर चले जाते हैं, सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, हमारा ऑब्जर्वर है, मानो यहाँ पे सोलर सिस्टम से बहुत दूर चला गया, और जब वो बैक देखता है अपने सोलर सिस्टम को, जैसे हमारी अर्थ और सन, तो अर्थ का जो ऑर्बिटल है, वो, और वो कहाँ कितने दूर तक गया है, वो गया है 1 पारसेक तक। अगर ये वाला डिस्टेंस है 1 पारसेक, इतना दूर चला जाए कि अर्थ का ऑर्बिट जो है उस वहाँ पे एंगल बनाए, कितना एंगल, 1 आर्क सेकेंड का एंगल बनाता है, तो वो डिस्टेंस 1 पारसेक कहलाता है। समझ गए। ऑब्जर्वर, अर्थ के ऑर्बिट ने, जो ऑब्जर्वर ओ पे बैठा है, जब वो देख रहा है अर्थ के ऑर्बिट को, ऑर्बिटल हमारे सोलर सिस्टम को, तो उस पे जो एंगुलर एंगल बन रहा है ना उसके ऑब्जर्वर के, वहाँ पे जब वहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो वहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर वो 1 आर्क सेकेंड का हो, तब वो ऑब्जर्वर जो है सोलर सिस्टम से कितना दूर है, 1 पारसेक दूर है, जिसको बोलते हैं 1 पारसेक में बहुत बड़ी यूनिट होती है लेंथ की। नेक्स्ट है मास। सिमिलरली मास भी बहुत छोटा मास से लेके हम बहुत बड़े मास को मेज़र कर सकते हैं, और मैं इसकी रेंज भी आपको दिखाऊंगी। तो देखो, ऐसा यूनिट्स क्या है, किलोग्राम में मेज़र करते हैं हम, है ना। और ये जो हमारे किलोग्राम, जिस एक रेफरेंस जो वेट है, वो डिफरेंट हमारे कंट्रीज़ में, हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में रखा गया है, और इंडिया में हमारे पास ये NPL में है, नेशनल फिजिकल लेबॉर्ट्री, न्यू दिल्ली में है रखा हुआ ना, जिसके बिहाफ पे, जिसके साथ कैलिब्रेशन करके हम अदर वेट्स को बनाते हैं कि ये 1 किलो का है ना। तो अगर छोटे डिस्टेंस है, अब एटम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो अब किलोग्राम यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पे बात आती है 1 एटॉमिक मास यूनिट की। 1 U भी लिखते हैं उसको, AMU भी लिखते हैं, है ना, इसको AMU भी बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या होता है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12, है ना, 1/12 मास ऑफ द कार्बन C12 का मास, है ना। तो वो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो 1 एटॉमिक यूनिट वो होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। तो देखो लो कितनी छोटी वैल्यू, 10⁻27 किलोग्राम है भाई, है ना, ये ध्यान रखना है आपने। तब जब किसकी बात करें, जब एटम के एटम की बात करें, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, है ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तब हम इन प्रोटॉन न्यूक्लियॉन्स, है ना, उनकी बात कर रहे होते हैं, तब हमें इस छोटे एटॉमिक यूनिट वाले वेट को या मास को लेना पड़ता है, 10⁻27 kg। अब मेथड क्या है मेजरिंग मास के भी, डायरेक्ट तो आपको पता है कि वेइंग मशीन लो, उस पर सामान रख दो, आपके पास उसका वेट आ जाता है, तो डायरेक्ट मेथड है, तो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाला है। अगर आपने प्लैनेट, स्टार, ऐसी चीज़ों का मास निकालना हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करके, ग्रेविटेशनल मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, तब हम इतनी बड़ी बड़ी जो हमारे पास
ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारे पास जो यूनिवर्स है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्टार्स, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा हैं, उन सब का वेट हम मेज़र कर सकते हैं। और स्मॉल वेट लेने की मेज़र करने के लिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक का यूज़ किया जाता है ना। मास स्पेक्ट्रोग्राफ स्मॉल पार्टिकल, बहुत स्मॉल मास के लिए यूज़ किया जाता है, और ग्रेविटेशनल मेथड बहुत लार्ज मास के लिए यूज़ किया जाता है। और डायरेक्ट तो आपको पता ही है कि वेइंग मशीन यूज़ करते हैं हम, जिसको आप और बैलेंस भी बोलते हैं ना कॉमनली। ठीक है, तो रेंज देख लो, अगेन वेरी वाइड रेंज है मासेस की भी। भाई हमें न्यूक्लियस का मास भी पता है 10⁻30 kg है ना। वहाँ से लेके यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसका मास कितना है 10⁻55 kg, 10⁻55 kg। भाई अपने आप सोचो कितना बड़ा मास की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इतने छोटे रेंज से लेके इतने बड़े रेंज तक की बात होती है मास में भी, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को कैसे मेज़र किया जाता है भाई? अब हमारे पास तो नॉर्मल घड़ियाँ होती हैं जिन पे हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं, पर एक्यूरेटली जो टाइम को मेज़र किया जाता है ना, स्टैंडर्ड जो होती हैं वो एटॉमिक वॉचेज़ होती हैं, सीजियम एटॉमिक क्लॉक होती है, हम उनको एटॉमिक क्लॉक्स कहते हैं। हमारा जो जीपीएस सिस्टम है वहाँ पे भी एटॉमिक क्लॉक यूज़ की जाती है ना। अगर हम नॉर्मल क्लॉक यूज़ करेंगे वहाँ पे तो आपको पता है कि वेरिएशन आ जाएगी, है ना, क्योंकि हमें थ्योरी और रिलेटिविटी का पता है ना। तो इन चीज़ों से दिक्कत आ जाती है। तो एटॉमिक क्लॉक में उसको बार बार कैलिब्रेट किया जाता है, तो एटॉमिक क्लॉक यूज़ करते हैं जीपीएस सिस्टम में भी, है ना। तो एटॉमिक क्लॉक में भी यहाँ पे देख लो भी टाइम की रेंज, जो अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं ना, जिनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, उनको अनस्टेबल पार्टिकल्स कहते हैं। और अनस्टेबल पार्टिकल जो भी ऑब्जर्व हुए हैं ना एक्सपेरिमेंटली, कहीं भी जब हमें पार्टिकल इस तरह के मिलते ऑब्जर्व होते हैं ना जिनका लाइफ टाइम, तो उसको मेज़र किया गया है 10⁻24 सेकेंड। अपने आप सोच लो एक सेकेंड को कितनी बार दो, 10⁻24 बार आप ब्रेक कर दो एक सेकेंड को, तो उतना हिस्सा भी मेज़र किया जा सकता है, वो अनस्टेबल पार्टिकल का है। और एज ऑफ द यूनिवर्स मेज़र की है 10⁻17 सेकेंड, है ना। 17, अब सोच लो कितनी बड़ी वैल्यू है इसकी, है ना। तो यहाँ तक हम इस रेंज तक जा सकते हैं। ये हो गया मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।